सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। यहाँ पर तत्कालिक कारण कौन सा था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था, या सैनिकों के साथ भेदभाव, या क्रांतिकारियों की गतिविधियां, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सबसे पहला जो तत्कालिक जो कारण था वो कौन था? वो चर्बियों में क्या था, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। अभी क्या करते थे, कभी कभी ये जो हमारे हिंदू धर्म के पूजनीय होती हैं गाय माता, गौ माता जो होती हैं, उनकी चर्बी का प्रयोग किया जाता था हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने के लिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, जिसको थोड़ा डिटेल में आप लोग समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हिंदू धर्म में मान्यता है वो क्या है, गाय है। तो गाय की चर्बी भर करके हिंदुओं को देते थे कारतूस, और लोग मतलब वो बहुत ही गंदा मानते हैं। मुस्लिम में क्या होता है, जो वो होते हैं शुअर, जिसको कहते हैं ना शुअर, तो उनका नाम हराम होता है। कहते हैं कि उनका नाम जो मुस्लिम होते हैं वो नहीं लेते हैं। तो उनको लड़ाने के लिए क्या करते थे, ये मुसलमानों को लड़ाने के लिए ये उसमें सुअर की जो चर्बी होती है उसके कारतूस भर देते, कारतूसों में सुअर की चर्बी भर देते। मुस्लिम में सुअर की भरते थे चर्बी, और हिंदू में क्या करते थे, गाय की चर्बी भरते थे। जिससे क्या होता था कि इसमें विद्रोह पैदा हो जाए और आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे। ठीक है ना। तो ये भी 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। दूसरे नंबर की बात करते हैं, 1857 के विद्रोह के संबंध में ये कथन किसका है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। अभी ये दोस्तों सारे क्वेश्चन जिसमें आपके बनते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा, आपने शायद यूट्यूब पे देखा होगा, एप्लीकेशन पे देखा होगा, तो वहाँ पर दोस्तों बेहतरीन तरीके से आपको बताएगा। अगर आप वहाँ से वो वीडियो क्लियर किए होंगे तो आपके यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, सेकंड नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एल और रीज ने दिया था। ठीक है, कथन किसका है? एल और रीज का है। नेक्स्ट थर्ड नंबर बनता है कि 1857 के विद्रोह में मध्यम वर्ग की भूमिका रही। मध्यम वर्ग की भूमिका क्या रही थी? सक्रिय, अति सक्रिय, तटस्थ, या फिर सहयोग की? राइट आंसर दोस्तों थर्ड नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा? तटस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। किसके साइड मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर प्रश्न की, जो कि हमारा दिया गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1828 में की गई थी। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि हमारा दिया गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी मैंने आपको बताया था, सारे समाज बताए थे, सारे है ना, सारे समाज आपको बताए थे, और बहुत इंपॉर्टेंट था वो, मैंने आपको बताया था। उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको दिया था, और उम्मीद करते हैं कि सभी ने देखा होगा। यानी उसमें मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन से रिलेटेड, है ना, धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको दिया था। उसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण समाज, और थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी, और मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, काफ़ी सारे उसमें इसके अंतर्गत भी थे। तो मैंने जितने भी बताए थे, अगर वो वीडियो आपने क्लियर किया था तो आप यहाँ से बिल्कुल भी आंसर बिल्कुल उठा सकते हो। एक आंसर इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपने अगर वो वीडियो देखा है तभी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो राइट आंसर यहाँ पर 5 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। महादेव गोविंद रनाडे एवं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जो हमारा दिया गया 6 नंबर कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा? लौटो का नारा तो किसने दिया था? वो राइट आंसर माना हो जाएगा। और 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे शाह वलीउल्लाह, शाह मखदूम, शाह खलीक, या फिर निज़ामुद्दीन वली। राइट आंसर 7 नंबर का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा, शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 8 नंबर की, इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक। इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडियन मुस्लिम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सभी का आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर थे। क्या थे?
डब्ल्यू एंटर जो थे इंडियन मुस्लिम के पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न 9 नंबर कहता है कि अहमदिया आंदोलन के प्रेरणा थे। कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अली, सर सैयद अहमद, मिर्ज़ा गुलाम अहमद या मोहम्मद नासिर। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे आंदोलन के प्रेरक। आगे बात करते हैं, यहाँ पर 10 नंबर दिया गया है कि फराजी आंदोलन का अन्य नाम था। फराजी आंदोलन जो था उसका अन्य नाम क्या था? उसका अन्य नाम क्या था? फरायदी आंदोलन था, उसका अन्य नाम फरायदी आंदोलन भी था। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं सर। किसको लॉक करते हैं? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की कि भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया 1857 में, 1947 में, 1859 में या 1950 में। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया, तो ये कब लड़ा गया था मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर ए 1857 में लड़ा गया था, तभी 1857 की इसको क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति, जो कि आपका चैप्टर भी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर दिया गया कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो बता दीजिएगा। बहुत ही आसान आंसर है इसका, है ना, बहुत ही आसान आंसर है इसका। अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं 13 नंबर। इलाहाबाद में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, लियाकत अली ने, नाना साहब ने या बहादुर शाह जफर ने। राइट आंसर 13 नंबर को जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। किसके साइड? लियाकत अली के साइड चला जाएगा। सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं, लियाकत अली। 14 नंबर। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने, तात्या टोपे ने या अवंती बाई ने। राइट आंसर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, अवंती बाई ने इसका नेतृत्व किया था। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो अवंती बाई ने किया था। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते जो कि हमारा दिया गया है कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1857 में, 1975 में, 1829 में या 1775 में। राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा साथियों? तो सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं, 1875 में। सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं 1875 में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1829 में, 75 में, 1975 में, 1775 में या 1897 में। तो राइट आंसर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1897 में। कब हुई थी? 1897 में हुई थी। किसकी स्थापना? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो चलिए साथियों जल्दी से बताइए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में या भारत में। तो सभी साथी जल्दी से बताएंगे कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। सर किसके साइड जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए की साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर 18 नंबर की। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, सर सैयद अहमद खान ने, शाह वलीउल्लाह ने या सुभाष चंद्र बोस ने। 18 नंबर का जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अलीगढ़ आंदोलन की यहाँ पर बात की गई है, तो किसने इसका नेतृत्व किया था? तो किसने किया था सर? 19 नंबर का सर 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में ये अलीगढ़ आंदोलन जो है चलाया गया था। 1857 के बाद क्या हुआ था कि इसमें डब्ल्यू हंटर की पुस्तक जो थी वो इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी गई थी। और 1857 की जो इसमें क्या हुआ था कि अलीगढ़ आंदोलन में 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की जो भागीदारी थी, सक्रिय भागीदारी थी के कारण क्या हुआ था, सरकार द्वारा अपने दमन से मुसलमानों की स्थिति में क्या होगा था, छिन्न भिन्न होने लगे थे। आगे बात करते हैं 19 नंबर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सभी को पता है किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी 19 नंबर ऑप्शन नंबर बी किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। आगे बात करते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई।
प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? प्रार्थना समाज की साथियों बात की गई है यहाँ पर किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों? मुंबई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश रचना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश रचना। आगे बात करते हैं यहाँ पर साथियों 22 नंबर प्रश्न की, जो कि दिया गया है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे सतीश चंद्रनाथ सन्याल। सतीश चंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पांडिचेरी है वो कब्जे में था। किसके कब्जे में था? तो सभी को पता है 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के कब्जे में था। फ्रांसीसियों के कब्जे में था क्या? पांडिचेरी। आगे बात करते हैं 24 नंबर, कहता है कि नाना साहेब दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब दत्तक पुत्र थे। अगर आपने लक्ष्मीबाई का जो सीरियल आता था, लक्ष्मीबाई का सीरियल आता था जिसमें जो अभिनेत्री थी जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का जो रोल अदा किया था वो उन्नाव की थी, ठीक है ना, उन्नाव की थी। उन्नाव की एक अभिनेत्री थी, लड़की ही थी, वो शायद 22-23 साल की थी, उसने किया था। तो अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें नाना साहेब दत्तक पुत्र भी आपको पता होगा। 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? नाना साहेब दत्तक जो थे बाजीराव के पुत्र थे। और बाजीराव किसके पति थे? सभी को पता है ना, बाजीराव के पुत्र थे, नाना साहेब दत्तक पुत्र थे। ये दत्तक पुत्र, क्योंकि इनका जो पुत्र था वो क्या था? इनका पुत्र जो था वो अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया गया था? मार दिया गया था। उसके बाद इन्होंने गोद लिया था, वही दत्तक पुत्र नाना साहेब थे। दत्तक पुत्र नाना साहेब थे, है ना। आगे बात करते हैं 25 नंबर की, कुंवर सिंह किस राज्य के ज़मींदार थे? कुंवर सिंह जो थे वो किस राज्य के ज़मींदार थे? 24 नंबर का तो वो जगदीशपुर के ज़मींदार थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के ज़मींदार थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर साथियों, आगे बात करते हैं यहाँ पर 26 नंबर के, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 27 नंबर, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा या राजगुरु द्वारा? 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा? भगत सिंह के द्वारा, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन। 28 नंबर कहता है कि जलियांवाला बाग स्थित है। जलियांवाला जो बाग है वो कहाँ स्थित है? वो आज भी अमृतसर में स्थित है। कहाँ है जलियांवाला बाग? किससे संबंधित? दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की जो कि आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था सर वो हुआ था 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी को सब लॉक करेंगे। सुपर फास्ट तरीके से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि सिलेबस हमको पूरा ख़त्म करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ आप पीछे पढ़ चुके हो तो बहुविकल्पी में पूरा डिटेल में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था, कब हुआ था, पहली बार किस किस बैठक में क्या क्या था, सब कुछ मैंने डिटेल वाली वीडियो में आपको बताया है ना। सब कुछ मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, इस वजह से बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको बहुविकल्पी जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको हम सुपर फास्ट तरीके से देखेंगे तो 1885 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी सर वो हुई थी 16 अगस्त 1905 यानी 1905, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा सर हमारा 16 अक्टूबर लिखा हुआ है, 16 अक्टूबर 1905 दिया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो वो हुई थी सर 16 अक्टूबर 1905 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ये कब हुआ था? तो ये तो आपको कंफर्म ही है मेरे भाई, कब हुआ था? 1919 में, 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसको तो आपको पता ही यार, पूरे देश में बैसाखी के त्यौहार में सब कुछ आपको बताया गया। बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी पूरे देश में त्यौहार मनाया जाता है, विशेष करके पंजाब और हरियाणा के किसान जो होते हैं ना, सर्दियों में रबी की फसल काटने के बाद ये अपने नए साल की खुशियाँ भी मनाते हैं। और एक चीज़ और इसमें यह बात कही गई थी, मैंने आपको बताया भी था कि इसको मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग क्या हुआ था, 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे और 2000 से अधिक क्या हुए थे, घायल हो गए थे।
ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, इसको बताने की जरूरत थी 1919 में। अब बात करते हैं यहाँ पर कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यानी असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो तो आपको पता ही 1 अगस्त 1920 को हुआ था। सर कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। सर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी 1920 यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगर डेट की बात करते हैं तो 1 अगस्त 1920 को जो हुआ था असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के रूप में और जागृत हुआ था, जिसे हम क्या कहते थे? असहयोग आंदोलन कहते थे। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर चौरा चौरी घटना कहाँ से हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? चौरा चौरी कांड के नाम से भी जानते हैं, चौरा चौरी घटना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर जो इसका ये कहाँ से हुई थी। तो ये दोस्तों जो हुई थी ये हुई थी गोरखपुर से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? 5 फरवरी 1922। डेट भी याद कर लीजिएगा आप लोग, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश का ज़िला है, यहाँ पर चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव से हुई थी, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, बस इतनी जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए डिटेल वाली वीडियो आप लोग देखेंगे तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके हैं बनने वाले वो सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको डिटेल वाली वीडियो जो है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चौरी चौरा कांड के बारे में आपको तो पता ही है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी जो थी, स्वराज पार्टी कह लीजिए या स्वराज दल कह लीजिए, तो उसका गठन कब हुआ था? तो उसका गठन दोस्तों जो हुआ था, उसका जो गठन हुआ था वो कहीं कहीं पे आपको 1923 मिलेगा, कहीं कहीं पर 21 मिलेगा, है ना, कहीं कहीं पर 21 मिलेगा। लेकिन जो इसका सही है वो आपको मैं बता दूं 1923 ही सही है। क्योंकि 21 क्यों लिख देते हैं? क्योंकि 21 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को बंद किए जाने पर महात्मा गांधी क्षुब्ध हो गए थे, ठीक है ना, नेता क्षुब्ध हो गए थे। तो 1921 में ये बंद हुआ था। क्या बंद हुआ था? जो असहयोग आंदोलन था वो बंद हुआ था। उसके बाद 1923 में जो था वो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू की उपस्थिति में हुआ था। इस दल का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। तो इसको डिटेल में आप लोग जरूर देखिएगा, बार बार कहने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर डिटेल में देखे होते तो आपको ये सब कुछ पता ही होता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो आरंभ हुआ था। गोलमेज सम्मेलन की यहाँ पर बात की गई है मेरे साथियों। किसकी बात की गई है? गोलमेज सम्मेलन की बात की गई है। जैसा कि आपको पता है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक था, ठीक है ना। प्रथम गोल सम्मेलन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर बताना क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो कब आरंभ हुआ था। तो सर बात करते द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, जो कि 1931 सितंबर से दिसंबर 1931 में हुआ था। यानी कि ये द्वितीय गोल सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। और इस सम्मेलन का सबसे खास बात ये रही थी कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1931 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है यहाँ पर कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। जो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? तो सर भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब हुआ था? वो हुआ था सर 1942 में। कब हुआ था सर? 1942। सर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे। जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी की साइड जा रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1942। 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 9 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। गांधी जी के आह्वान पर हुआ था ये। और कब हुआ था? डेट कौन सी थी? 9 अगस्त थी, ठीक है। चलिए, सरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, पंडित रामाबाई ने। तो सर 9 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने गठन किया था सर? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, कांग्रेस, उसके जो क्या कहते हैं प्रथम अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जी आपको बताना है सर, है ना। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा जवाब आपको देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे सर? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है यहाँ पर, प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है यहाँ पर, तो कौन थे? व्योमेश थे। ठीक है, चलिए चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। खिलाफत समिति का गठन हुआ। खिलाफत आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, खिलाफत मूवमेंट जिसे हम कहते हैं। खिलाफत आंदोलन जो था उसका गठन कब हुआ था? उसका गठन कब हुआ था? तो सर उसका गठन हुआ था 1919 में। 1919 में उसका गठन हुआ था और 1922 तक ये हुआ था। 1919 से 1922 तक हुआ था ये। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। जो खिलाफत समिति था उसका गठन 1919 में हुआ था और सितंबर 1919 में का माना जाता है इसका। और दिल्ली में इसका 25 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत समिति आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इन्होंने किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता जो थी वो की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चलाया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा या ए.ओ. ह्यूम द्वारा। तो सर 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे, चूँकि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, नाम सुना होगा आपने, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। कब हुआ था? 1985 में, 1998 में, 1928 में या 1929 में? तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कब हुआ था? 1929 में। सर किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? सर 13 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे सर। यहाँ पर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा यहाँ पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो नारा बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको तो मैं बताऊंगा नहीं, इतना छोटा सा क्वेश्चन, इसको तो मैं बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, आपको तो पता ही है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, इसका जवाब आपको ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी से नोट कर लीजिएगा, और जैसे वीडियो खत्म होगी लास्ट में जाके आपको लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जो है वो देना है। जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, बिहार में, पंजाब में या उड़ीसा में? ठीक है, कहाँ पर हुआ था? अगले बात करते हैं यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन की, जो कि कहा जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जी हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, नेहरू जी ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो सर जल्दी से बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड ये चला जाएगा। तो सर लॉक करते हैं यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर अपने डी को। अगला हो जाएगा, कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की? 1908 में, 1905, 1907 या 1906 में? तो सर यहाँ पर बंगाल विभाजन की बात की गई। यहाँ पर सर किसकी बात की गई? सर बंगाल विभाजन की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो दोस्तों हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 17 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। 1905 यानी 1905 में हुआ था। आगे बात करते हैं 18 नंबर के, स्वराज दल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? सर स्वराज दल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी, कहाँ हुई थी? तो उसका राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। इसकी स्थापना इलाहाबाद में हुई थी, नया नाम प्रयागराज। काकोरी के शहीद नामक पुस्तक के लेखक हैं। काकोरी के शहीद नामक पुस्तक के लेखक हैं 19 नंबर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। कौन हो जाएंगे सर? राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। ये आपका चैप्टर 2 के सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है ना, सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी मैंने आपको बताया, सारे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आप लोग कह नहीं सकते हो बिल्कुल भी कि ये सर आप नहीं पढ़ाए हैं थ्योरी वाली क्लास में, बिल्कुल आप कहीं नहीं सकते हो। तो सर 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर 1930 हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1929, जी हाँ 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो सर 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? इसका जवाब आपको देना है, इसका जवाब जल्दी से दीजिए सभी साथी। तो सर 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। किसने गोली मारी थी? आपको पता है? जवाब दीजिएगा जरूर ज़रूर। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या दादा भाई नौरोजी ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? सर राइट आंसर 23 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, हमारा यहाँ पर क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है सर कि क्वेश्चन ये कहता है कि कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था सर? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था? 1946 में आया था। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि गरम दल और नरम दल दो दल थे, तो गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो गरम दल के प्रमुख नेता सर लोकमान्य तिलक थे। कौन थे? लोकमान्य तिलक थे। अगला और आज का लास्ट प्रश्न, यानी इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न कि गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन समझौता की यहाँ पर बात की जा रही है सर। तो गांधी इरविन समझौता के समझौता हुआ था, जो गांधी इरविन समझौता था वो कब हुआ था? तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोग सुन लीजिए। जो गांधी इरविन समझौता था वो 25 जनवरी 1931 को हुआ था। 25 जनवरी 1931 में गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस के प्रमुख अन्य नेता बिना शर्त के कारावास से रिहा कर दिए गए थे। ठीक है, और ये किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसम की दशाओं के विवरण को सम्मिलित करती है। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? यानी कि जलवायु जो है वो किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसम की दशाओं, यानी मौसम के हिसाब से विवरण को सम्मिलित करती है। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? यह परिभाषा जो दोस्तों हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी? मोक हाउस की, कोप एवं डिलोंग की, या कोप की, या डिलोंग की? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साइड चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? मोक हाउस हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करते जो कि दिया गया कि धरातल पर ताप का वितरण के अनुसार होता है, अक्षांश होता है, देशांतर होता है, उपरोक्त दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई सेकंड नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अक्षांश हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। धरातल पर ताप के विवरण की यहाँ पर बात हो रही है, वितरण किसके अनुसार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों थर्ड नंबर की, किस प्रकार की मिट्टी ऊष्मा को अधिक तीव्रता से अवशोषित करती है? ऊष्मा को अधिक तीव्रता से अवशोषित करती है, ऊष्मा को अधिक तीव्रता से अवशोषित करती है। तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, क्या हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी, तीव्रता से अवशोषित करती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि तापमान का अवशोषण एवं निःसरण शीघ्रता से होता है किसमें? जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, या कोई नहीं? सर फोर्थ नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तापमान का अवशोषण एवं यहाँ पर बात की गई जो कि यहाँ पर हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन की, जो कहता है कि भारत का क्षेत्रफल है। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 5 नंबर का, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में स्थित है? ठीक है ना, चलिए इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है, सभी को पता भी होगा। विश्व के बड़े, जी हाँ, विश्व के बड़े आकार वाले देशों में भारत का स्थान है। विश्व के बड़े आकार वाले देशों में भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है सर? 7वां स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन बनता है कि विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की गई, ना कि भारत की बात की गई। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। और भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है? आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर की, अल्पाइन चारागाह को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? जो अल्पाइन चारागाह है उसको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है सर? तो उसको कहा जाता है वो ग्याल या पयार कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहा जाता है? पयार के नाम से भी उसको जानते हैं अल्पाइन चारागाह को। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि शिवालिक के निचले भाग, जो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं ना, नाम आप लोगों ने सुना होगा, शिवालिक की श्रेणियाँ जो है उसके निचले भाग को क्या कहते हैं?
उसके निचले भाग को क्या कहते हैं, तो उसके निचला भाग जो होता है वो तराई में परिवर्तित हो जाता है, यानी उसको तराई कहते हैं। शिवालिक के निचले का भाग जो होता है वो तराई होता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हो जाएगा कि उत्तर के पर्वतीय भाग में चावल की कृषि किस प्रकार का खेत बनाकर की जाती है? किस प्रकार का खेत बनाकर की जाती है सर? मैदानी खेत, सामान्य खेत, या सीढ़ी नुमा खेत, या कोई नहीं? तो सर यहाँ पर उत्तर के पर्वतीय भाग की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत, ठीक है ना, सीढ़ी नुमा खेत जो है वो बनाए जाते हैं पर्वतीय भागों में, सीढ़ी नुमा खेत, ठीक है ना, चूँकि वहाँ पर आपको पता है यार कि सामान्य खेत नहीं बन सकता है क्योंकि पर्वत है, और यहाँ पर आपका यहाँ पर मैदानी भी नहीं बन सकता है क्योंकि मैदान पर्वत में कहाँ मैदान बना दोगे आप लोग। तो सीढ़ी नुमा मतलब एक खेत, स्टेप बाय स्टेप, मतलब जैसे आपके घर की सीढ़ी होती है उस तरह से खेतों को, जो आपके जीने होते हैं उनके हिसाब से उनको खेतों को बंटवारा किया जाता है, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बांगर प्रदेश को और किस नाम से जानते हैं? तो बांगर प्रदेश आपका ना आपको पता होगा, पहले से पता होगा, भूड़, बांगर को भूड़ भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं सर? भूड़ भी कहते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर 12 नंबर की गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कहलाता है। जो गुजरात से गोवा तक का जो तटीय होता है, गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान जो होता है वो सर क्या कहलाता है? वो कोंकण तट कहलाता है। सर क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। और इसके जस्ट अपोजिट इस साइड में क्या होता है? मालाबार तट होता है। जस्ट अपोजिट क्या होता है? मालाबार, उधर कोंकण तट, इधर मालाबार तट होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि मानवीय सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। मानवीय सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है तापमान को, जलवायु को, वायुदाब को, या इनमें से कोई नहीं। सर 13 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानवीय सभ्यता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो जलवायु होता है ना। क्या होता है सर? जलवायु होता है। जलवायु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर की, वायुमंडलीय की अल्पकालीन दशा कहलाती है। वायुमंडल की अल्पकालीन दशा जो होती है वो सर क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है, ऋतु कहलाती है। अल्पकालीन दशा को कहते हैं दोस्तों यहाँ पर मौसम, ठीक है ना, क्योंकि मौसम अल्पकालीन दशा होती है, वो कभी भी चेंज हो जाती है। अभी आप सुबह बारिश हुई, शाम को मौसम चेंज हो गया, सुबह बारिश हुई, 1 घंटे बाद धूप निकल आई, तो मतलब ये होती है अल्पकालिक दशा होती है। अगला हो जाएगा 15 नंबर यहाँ पर कि जलवायु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो जलवायु शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई? तो सर वो ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है, ठीक है ना, क्लाइमा शब्द से हुई है जलवायु शब्द की उत्पत्ति, क्लाइमेट जिसे कहते हैं। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर 16 नंबर की, जलवायु में जल शब्द का व्यापक अर्थ क्या होता है? जलवायु जो होता है उसमें जल शब्द का जो व्यापक अर्थ होता है सर, जल शब्द का वो होता है वायुमंडलीय आर्द्रता से, यानी कि वो जल हमको दिखता नहीं है, वायुमंडलीय आर्द्रता से होता है। चूँकि दोस्तों आपको पता है यहाँ पर कि अगर आप फ्रिज से बोतल निकालते हो, उसके बाहर का पानी सारा साफ़ कर देते हो, सुखा देते हो, पोंछ देते हो, उसके बाद वहाँ पर भी साइड में गीला हो जाता है, ठीक है ना। क्यों हो जाता है? वो वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण होता है, ठीक है ना, वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण होता है। तो यही जलवायु शब्द का जल का जो व्यापक अर्थ होता है यही होता है। 17 नंबर हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व में जो भारत का स्थान है सर वो हो जाएगा 7वां स्थान हो जाएगा, ठीक है ना, 7वां स्थान। अभी ऊपर पूछा गया क्वेश्चन, मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, क्वेश्चन का आंसर वही रहने वाला है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको घुमा के पूछ सकता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो सर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, भांभर और तराई किस प्राकृतिक प्रदेश में किस प्राकृतिक प्रदेश के उपविभाग हैं? ठीक है ना, किस प्राकृतिक प्रदेश के उपविभाग हैं? उत्तर का पर्वतीय भाग, दक्षिण का पठारी भाग, मैदान या मध्यवर्ती मैदानी भाग, या तटीय मैदानी व द्वीप समूह। तो सर 19 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मध्यवर्ती मैदानी भाग, ठीक है ना, भांभर तराई जो है मध्यवर्ती मैदानी भाग हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर 20 नंबर हमारा कि लुधियाना क्यों प्रसिद्ध है? लुधियाना का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना सर, क्यों प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन के लिए, होजरी के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई आपको पता है लुधियाना क्यों प्रसिद्ध होता है? लुधियाना देखिए नमक के लिए तो बिल्कुल प्रसिद्ध ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र नहीं है, समुद्र से ही नमक प्राप्त होता है, पेट्रोलियम उत्पादन तो हो ही नहीं सकता है। तो सर क्या हो जाएगा? होजरी के लिए, होजरी के लिए ये सबसे ज़्यादा लुधियाना जो है वो प्रसिद्ध है। 21 नंबर हो जाएगा कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित
जनजातियों के सूची में या के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2004 से, 2001 से, 2003 से या 2002 से। तो भाई 21 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 से इनको सूचीबद्ध किया गया है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि शीत ऋतु में भारत के किस राज्य में वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में वर्षा होती है? सर गुजरात में होती है, बंगाल में होती है, कर्नाटक में होती है या तमिलनाडु में होती है। भाई 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर 22 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा सर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? शीत ऋतु में भारत में किस राज्य में वर्षा होती है? तो वो तमिलनाडु हो जाता है। अगला हो जाता है हमारा कि किस राज्य के, जी हाँ दोस्तों, किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? वनों का विस्तार पाया जाता है गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में। तो किस राज्य की बात की गई यहाँ पर जहाँ की कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार जो है वो पाया जाता है? तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा सर? हरियाणा हो जाएगा। अगला हो जाएगा 24 नंबर के देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला वन है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला जो वन है वो आर्द्र मानसूनी वन हो जाएगा या उष्णार्ध पतझड़ वन हो जाएगा या सदाबहार या दलदली वन हो जाएगा? तो भाई राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा 24 नंबर का वो उष्णार्ध पतझड़ वन हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ओडिशा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ओडिशा में आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा बंदरगाह स्थित है। उड़ीसा में जो पारादीप है बंदरगाह स्थित है, पारादीप नामक बंदरगाह जो है वो स्थित है उड़ीसा में। अगला हो जाएगा चाय उत्पादक राज्य हैं। चाय उत्पादक जो राज्य हैं वो कौन सा हो जाएगा? चाय उत्पादक राज्य है। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग धड़ से लगा सकते हो क्योंकि असम हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हमारा। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध होता है। किसके लिए सर प्रसिद्ध होता है? अखबारी कागज़ के लिए। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण या पृथ्वी के घूर्णन के कारण या उदग्र से 23.5 अंश पर झुकाव के कारण, धुरी के झुकाव के कारण या 36 से 66.5 डिग्री अंश पर झुकी धुरी के झुकाव के कारण। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर हमारा आपको पता है यार, पृथ्वी परिक्रमण के कारण होता है मौसम का परिवर्तन। घूर्णन के कारण तो दिन रात होता है, अपनी जगह पर घूमना, अपनी जगह पर घूमती है जो अपनी जगह पर ही घूमती है उससे दिन रात होती हैं। लेकिन जो सूर्य होता है अगर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करेगी तो वहाँ पर मौसम का परिवर्तन होता है, ठीक है ना। मौसम बनता है वहाँ पर, मौसम का परिवर्तन होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर अब चैप्टर नंबर 4 का हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर बात हो रही है मेरे भाई, तो यहाँ पर देश में कौन सा स्थान हो जाएगा, है ना देश। तो जल्दी से इसका जवाब आपको तो पता ही होगा यार, पूरी उम्मीद करते हैं इसका जवाब आपको पता ही होगा, ठीक है ना मेरे भाई। इसका जवाब आपको पता ही होगा, पूरी की पूरी उम्मीद करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का कौन सा स्थान है? तो भाई यहाँ पर कौन सा स्थान हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। पहले नंबर पे क्या है इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड नंबर के उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में किस देश को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो निम्न में से किस देश को स्पर्श करती है? तो अपने उत्तर प्रदेश के बगल में आपको तो पता ही यार नेपाल है, नेपाल है, ठीक है ना। नेपाल हम लोग तो यहाँ से आराम से जा सकते हैं नेपाल, मतलब कितना होगा, दो घंटे का रास्ता होगा नेपाल का यहाँ से, ठीक है ना। तो आराम से आप लोग यहाँ से जा सकते हो, मतलब नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। अगला हो जाएगा थर्ड नंबर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जो कि प्रदेश का कौन सा प्राकृतिक विभाग है? प्रदेश का कौन सा यहाँ पर प्राकृतिक विभाग खनिज की दृष्टि से धनी है? प्रदेश का कौन सा प्राकृतिक विभाग है जो खनिज की दृष्टि से धनी है? तो भाई थर्ड नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र हो जाएगा। अगला हो जाएगा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका झांसी में अवस्थित है चारागाह अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि प्रदेश में सहरिया जनजाति पाई जाती है। प्रदेश में सहरिया जनजाति जो है वो पाई जाती है, बलिया में पाई जाती है, महाराजगंज में, बस्ती में या ललितपुर में पाई जाती है। तो भाई राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5वें नंबर का हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये महाराजगंज में पाई जाती है। प्रदेश में सहरिया जनजाति जो है वो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है जो कि कुशीनगर के आगे है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की प्रदेश में स्थापना की गई।
की प्रदेश में स्थापना की गई थी 1945 में, 1955 में, 1965 या 1985? तो भाई 6 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1955 हो जाएगा राइट आंसर हमारा। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? चूना पत्थर जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन है आपका मिर्ज़ापुर। चूना पत्थर वहीं पे पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बॉक्साइड एक अयस्क है। बॉक्साइड एक अयस्क है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम या लोहा? ठीक है ना, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम या लोहा? तो भाई 8 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम का। बॉक्साइड क्या है? अयस्क है एल्यूमिनियम का। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि प्रदेश में यूरेनियम का भंडार है। यूरेनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? उसका भंडार कहाँ पे है? तो उसका एक ही भंडार है, वो है ललितपुर में। ठीक है ना, यूरेनियम का भंडार कहाँ है सर? ललितपुर में है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि पारीछा ताप विद्युत ग्रह अवस्थित है। पारीछा ताप विद्युत ग्रह जो है वो अवस्थित है मिर्ज़ापुर में है, अलीगढ़ में, कानपुर में या झांसी में? तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर झांसी में स्थित। ये विद्युत ग्रह कहाँ अवस्थित है सर? ये झांसी में अवस्थित है। 11 नंबर हो जाएगा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि व संबंध क्षेत्रों का योगदान है। कृषि व संबंध क्षेत्रों का योगदान जो है वो है 13.8%, 29% या 23.9% या 45%? तो 11 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 23.9% हो जाएगा संबंध क्षेत्रों का योगदान। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो उसको किया गया 9 में। ठीक है ना, कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में? तो 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगला हो जाएगा यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल जो है, यानी कि नगदी फसल उसे कहते हैं जो खेत से ही हमको, मतलब खेत से ही हमारा जो सामान है वो बिक जाए, हमारी जो फसल है वो बिक जाए और वहीं पर हमको पैसा नगद मिल जाए, नगद कैश के रूप में मिल जाता है, तो उसको नगदी फसल कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं सर? नगदी फसल कहते हैं। तो नगदी फसल में आपका सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, आपका एक ही होता है, सर्वाधिक होता है, वो होता है गन्ना। क्योंकि गन्ना आपको पता है घर नहीं लाया जाता है, बोरों में भर के नहीं रखा जाता है, उसको सीधे ही मतलब खेत से ही बिक जाता है, सीधे मिल पहुँच जाता है। तो ये महत्वपूर्ण नगदी फसल के अंतर्गत आ जाता है। अगर यहाँ पर आपका गन्ना ना होता तो सेकंड नंबर हम लोग यही लगाते, अगर गन्ना ऑप्शन में ना होता तो आलू लगाते, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक नहीं होता, आलू लगाते, क्योंकि आलू भी अभी क्या हो रहा है, नगदी फसल के अंतर्गत आ गया है। 14 नंबर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसे नवाब ब्रांड का नाम देकर प्रचारित किया जा रहा है? अमरूद को, गन्ना को, लीची को या आम को? तो भाई 14 नंबर क्या हो जाएगा? आम को नवाब ब्रांड का नाम देकर के प्रचारित किया जा रहा है। इसको सबसे पहले आपको बताया गया यहाँ पर, या मलिहाबाद की जो होती है ना, वहाँ पे आम प्रदर्शनी लगती है, तो वहाँ पे इसका नाम लिया गया था। 15 नंबर हो जाएगा कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो वो स्थित है आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है ना सर, कहाँ स्थित है? वो आपका लखनऊ में स्थित है। अगला हो जाएगा 16 नंबर की अटाला मस्जिद स्थित है। अटाला मस्जिद स्थित है आगरा में, मिर्ज़ापुर में, जौनपुर में या अयोध्या में? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? जौनपुर हो जाएगा हमारा, जौनपुर में ये स्थित है। नाम जो भी इस जौनपुर के लोग होंगे उनको तो पता ही होगा। ठीक है। 17 नंबर हो जाएगा कि कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है सर? है ना, कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो प्रति 12 वर्ष बाद एक बार कुंभ मेला आता है। इसी वजह से आपकी बात कोविड में क्या किया गया, मतलब बंद नहीं किया गया था, क्योंकि 12 वर्ष बाद आता है, तो मतलब काफ़ी लोगों की तमन्नाएं होती हैं। अब पता नहीं 12 वर्ष बाद कौन रहे कौन जिए, तो ज़िंदगी का कोई वो नहीं, तो इस वजह से मतलब कुंभ मेला जो है वो लगाया गया था। प्रति 12 वर्ष बाद ये कुंभ का मेला जो है वो आता है ना। और आगे बात करते हैं यहाँ पर 18 नंबर की इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था। इलाहाबाद किले जो प्रयागराज फोर्ट है उसका निर्माण जो है वो करवाया था। ठीक है ना, इलाहाबाद फोर्ट का निर्माण जो है वो करवाया था। किसने करवाया था सर? वो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था सर? अकबर ने करवाया था। अगला हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ये तो सभी को पता है सर। 19 नंबर का ऑपरेशन जो फ्लड है वो संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है ये। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है। यहाँ पे आपको बताना कौन नगदी फसल नहीं। तो अभी आपको पता है यार कि चाय जो है, चाय को कितना रख लोगे आप, तो ये बेसिकली कहाँ आ जाती है? नगदी फसल के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन कपास जो है, कपास भी आप घर में रख के क्या करोगे, तो वो भी नगदी फसल के अंतर्गत आ जाती है, मतलब खेतों से ही चली जाती है। गन्ना तो आपका है ही। तो यहाँ पर नहीं की बात की जाए तो गेहूँ मतलब कोई ऐसा किसान नहीं है जो अपने खेतों से
उसको बेच देता हो। कोई किसान ऐसा नहीं होगा जो अपने खेतों से ही गेहूँ को अच्छे दामों में बेच दे, नहीं, वो अपने घर जरूर लाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा 21 नंबर के उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH7, जो आपको पता है ना, NH7 जो है यही है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है लुधियाना को, कानपुर को, दिल्ली को, लखनऊ को। तो सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनचेस्टर जो है वो आपका कानपुर को कहा जाता है। ठीक है ना, मैनचेस्टर आपका कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि रबी की फसल है। इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि यह सभी को पता है यार रबी की फसल कौन सी है इसमें। ठीक है, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 5 की, जो कि चैप्टर नंबर 5 के हम लोग इतने लगभग प्रश्न देखने वाले हैं। लगभग इसमें भी आपके 20 से 25 से 30 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे चैप्टर नंबर 5 के, ठीक है ना, जितने भी बनेंगे 20 से 25 क्वेश्चन सारे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि दिया गया कि पर्यावरण, देखिए इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा विद आंसर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने आंसर भी इंक्लूड कर दिया यहाँ पर नीचे, तो इस तरह से आंसर भी इंक्लूड रहेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरणीय प्रदूषण को वर्गीकृत किया जा सकता है 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में। सर राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसको वर्गीकृत किया जा सकता है आपका 5 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वायुमंडलीय में सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस। तो सर 2 नंबर का राइट आंसर हमारा रहेगा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है पता है तो जवाब जरूर से जरूर देना, क्योंकि सबसे छोटी चीज़ है, बहुत से लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज भी बताइएगा आप लोग। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अरे यार चलो कोई बात नहीं, मत बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके सामने ही आ चुका है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अभी यहाँ पर देखिए पॉइंट में भी पाई जाती है, अगर वो आपको पता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर पॉइंट में है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 78% जो है वो पाई जाती है। अगला हो जाएगा कि गुणवत्ता के आधार पर जल कितने प्रकार का होता है। तो गुणवत्ता के आधार पर जो जल की बात करते हैं वो होता है दोस्तों यहाँ पर 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का जल होता है, कौन कौन सा होता है लिख के आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जल प्रदूषण के स्रोत को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो जल प्रदूषण का जो स्रोत है ना उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। सर 5 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 भागों में बांटा जा सकता है जल प्रदूषण स्रोत को। कितने भागों में सर? 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण का रूप है। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण का रूप है। तो सर 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, एक तो वायु प्रदूषण भी होता है, भूमि प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो अभी उसकी मात्रा थोड़ी सी शायद कम हुई है या बढ़ी है, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 21% है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है। जल प्रदूषण तो आपको पता होना चाहिए यार कि मल मूत्र नदियों में छोड़ना, ये भी जल प्रदूषण का जो है सबसे बड़ा कारण होता है। कच्चे तेल का समुद्री जल में रिसाव और फसलों का कीटनाशकों का प्रयोग और उपरोक्त सभी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है जो फैक्ट्रियों से जो गंदा जल निकलता है ना, उसको भी नदियों में छोड़ा जाता है। जैसे कि आपको पता है गंगा जी में यहाँ पे कानपुर में बहुत ज़्यादा छोड़ा जाता है। चमड़ा फैक्ट्री चूँकि यहाँ पर और चमड़ा का तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है ना। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि वायु प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता है। वायु प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता है सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से, वनों को काट कर, या वाहनों का उपयोग कम करके, या कारखानों को शहर से दूर लगा करके। तो किन चीज़ों से इसको रोका नहीं जा सकता है ना। वो हो जाएगा आपका वनों को काट करके बिल्कुल भी इसको नहीं रोका जा सकता है। अगर वन रहेंगे तो हो सकता है कि हाँ रोका जा सकता है, लेकिन वनों को काट कर तो बिल्कुल नहीं रोका जा सकता है। अगला हो जाएगा कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल है। तो पृथ्वी के कितने भाग पर सर जल है। तो पृथ्वी के दोस्तों यहाँ पर 3/4 भाग जल है, ठीक है ना, 3/4 भाग जल है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है सर। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसीबल में नापा जाता है, ठीक है ना, डेसीबल में मापा जाता है। आपको पता है ना कि जो डेसीबल होता है, मतलब अभी क्या होता है उसके डीजे के ऊपर बैन लगा था जब, तो उसमें वहाँ ये कहा गया था कि डेसीबल के हिसाब से मतलब आप इतने डेसीबल पे इसको बजा सकते हो, 52 से 50 या 100, मतलब इससे ज़्यादा नहीं बजा सकते, ऐसा कुछ यहाँ पर कहा गया था।
नाभिकीय स्रोत होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं। तो सर नाभिकीय स्रोत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। नाभिकीय स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम परमाणु नाभिक के कितने प्रकार के कणों की खोज की है? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के या 7 प्रकार के? सर 13 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 प्रकार के, है ना सर। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगला हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको पता है 1945 में हुई थी और डेट थी आपकी 24 अक्टूबर 1945। अगला हो जाएगा 15 नंबर के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों की संख्या है। स्थायी सदस्य देशों की संख्या है 3 है, 4 है, 5 है या 7 है? 3, 4, 5, 7, ठीक है। तो भाई राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का। तो 15 नंबर का राइट आंसर सर हो जाएगा यहाँ पर 5 स्थायी सदस्य हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है सर? वो स्थित है न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। कहाँ स्थित है सर? न्यूयॉर्क में स्थित है इसका मुख्यालय। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये इसका अंग नहीं है। 18 नंबर कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, कौन थे दोस्तों? तो त्रिगवे ली थे। त्रिगवे ली जो थे ये पहले महासचिव माने जाते हैं या पहले महासचिव भी थे। 2007 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य बन चुके थे? 2007 तक, तो 2007 तक तो आपको पता ही है कितने देश बन चुके थे। तो 192 192 देश जो थे वो बन चुके थे इसके सदस्य, मतलब खोजे जा चुके थे 192 देश। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का। तो 20 नंबर का हमारा राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। अगला हो जाएगा 21 नंबर की, आर्कटिक विलो क्या है? या आर्कटिक विलो है क्या है? पर्वत का नाम है, बांध का नाम है, वन का नाम है या झाड़ी का नाम है? तो भाई आर्कटिक विलो का नाम आपको तो पता ही होगा। 21 नंबर का राइट आंसर हमारा जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा एक झाड़ी का नाम है। आर्कटिक विलो क्या है? एक झाड़ी का नाम है। सीसी नाम है। ठीक है, क्या नाम, किसका नाम है? एक मच्छर का नाम है, एक प्रकार की मक्खी का नाम, या एक प्रकार की मछली का नाम, या एक प्रकार के कुत्ते का नाम है। तो शीशी क्या है? एक प्रकार की मक्खी का नाम होता है, एक प्रकार की मक्खी होती है शीशी। 23 नंबर होता है कि मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। मलेरिया की दवा जो होती है कुनैन वो बनाई जाती है मदार के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से, या भांग के पत्तों से, या सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो 23 नंबर का भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिनकोना। जो होता है ना, जो कुनैन की गोली होती है वो सिनकोना के वृक्ष की छाल से बनती है। उस पर लिखा भी होता है शायद, है ना। कुनैन का जब आप लोग पैकेट खरीदोगे तो उस पर लिखा भी होता है सिनकोना से, शायद ये सिनकोना से बनाई जाती है, तो उस पर लिखा भी होता है शायद। अगला हो जाएगा यहाँ पे कि प्रारंभ में सुरक्षा परिषद के कितने देश थे? प्रारंभ में सुरक्षा परिषद के कितने देश थे? तो भाई कितने देश थे? उसके 15 देश सिर्फ थे। कितने देश थे सर? 15 देश माने जाते हैं, 15 देश थे भी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो यार ये तो क्वेश्चन आपको तो पता ही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हेंग में है। कहाँ है सर? हेंग में है। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे दोस्तों चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत यहाँ से हमारी हो चुकी है, हो रही है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 6 की। और यहाँ का जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, यहाँ का जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है ना, वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1872 में, उस पहली जनगणना हुई थी भारत में। अगला हो जाएगा कि भारत में दशकीय जनगणना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था, किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो वो जनगणना, ये भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, वो उसकी 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी
भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर 2011 के अनुसार है? साक्षरता दर 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात? तो भाई 4th नंबर का राइट आंसर तो आपको पता ही यार, केरल, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा होती है सर्वाधिक जनगणना जो है, सब जनगणना की सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो केरल की है। अगला हो जाएगा यहाँ पर 5 नंबर। 5 नंबर कहता है कि भारत में वर्ष 2010 में कुल प्रजनन दर थी, कुल प्रजनन दर कितनी थी? तो उसकी कुल प्रजनन दर थी 2.5% 2010 के अनुसार यहाँ पर बात की जा रही है। GRR का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ दोस्तों, GRR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ठीक है ना, इसका जवाब आपको जल्दी से लिखना है क्योंकि लिखने में भाई टाइम लगेगा, है ना, लिखने में आपको टाइम लगेगा, इस वजह से थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। GRR का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है ना सर? GRR फुल फॉर्म जल्दी से बताइए आप लोग, सभी साथी भाई जल्दी से बताएंगे। ओके ठीक है, चलिए, सकल रेशियो दर या सकल पुनर्निर्माण दर या फिर आपका सकल पुनरुत्पादन दर या सकल आरक्षित दर, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकल पुनरुत्पादन दर, सकल पुनरुत्पादन जो दर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? नागरिक सुरक्षा का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नागरिक सुरक्षा का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो जीवन की रक्षा या फोटो मॉक ड्रिल या उत्पादन को बढ़ाना या व्यक्तिगत लाभ में वृद्धि। तो व्यक्तिगत लाभ में वृद्धि ये उद्देश्य नहीं होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि नागरिक सुरक्षा विभाग का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? नागरिक सुरक्षा विभाग की यहाँ पर बात की जा रही है मेरे भाई। राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर्थिक स्तर को बढ़ावा या आर्थिक स्तर को बढ़ाना, ठीक है ना। ये नागरिक सुरक्षा विभाग का कौन सा कार्य नहीं है? आर्थिक स्तर को बढ़ाना, ये इसका कार्य नहीं है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, जन धन योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति को आपत्ति की स्थिति में कितनी राशि प्रदान होती है या कितनी राशि प्राप्त होती है? तो कितनी राशि सर प्राप्त होती है? वो होती है, कितनी राशि सर प्राप्त होती है? ओके, बहुत अच्छे। तो वो होती है 1 लाख राशि जो है वो प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सर बी को लॉक करेंगे, ठीक है ना सर। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का आधिकारिक रूप से घोषणा हुई थी। जन धन योजना जो थी वो कब से लागू की गई? वो लागू की गई सर 15 अगस्त 2014 को लागू की गई थी। सर कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 2014 को लागू की गई थी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 11 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में शुरू हुआ। मेक इन इंडिया जो था वो भारत में कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था आपका 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। अगला हो जाएगा हमारा कि डिजिटल भारत कार्यक्रम का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? डिजिटल भारत कार्यक्रम का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? भारत के सभी गांव एवं शहरों का डिजिटलीकरण करना, या सभी लोगों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना, या प्रत्येक गांव में सड़क निर्माण करना, या गाँवों व शहरों में ई मंडी स्थापित करना। तो भाई 12 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि गाँव के सभी, भारत के सभी गाँवों एवं शहरों का डिजिटलीकरण करना, ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर 13 नंबर की अंबेडकर ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कितने गाँवों को प्रत्येक वर्ष चयनित किया जाता है? कितने गाँवों को सर चयनित किया जाता है? वो हो जाएगा 3000 गाँवों को, 10,000 गाँवों को, 1000 गाँवों के अप्रक्त में से कोई नहीं। तो भाई 13 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 10,000 गाँवों को चयनित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। उद्यमिता विकास योजना, उद्यमी जिसे कहते हैं, विकास योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोगों का चयन किया जाता है? तो किस आयु वर्ग के लोगों का चयन किया जाता है सर? 18 से 35 साल। 18 से 35 साल। एक आपका उद्यमी, जो आपका उद्यमी विकास योजना है, ये आपका एक जो अमेठी डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी होता है, केंद्र है वहाँ पर भी होता है प्रशिक्षण इसका। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 21वीं शताब्दी गैर सरकारी संगठनों का युग कहलाएगा। निम्न में से किसका कथन है? किसका कथन है सर? हिटलर का है, डोनाल्ड ट्रंप का है, कोफी अन्नान का है, या बराक ओबामा का है? 15 नंबर का राइट आंसर सर हो जाएगा कोफी अन्नान का हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर।
भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अस्तित्व में आया? भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो अपने अस्तित्व में आया 1860, 1947, 1765 या 2001। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। जितने भी हमारे साथी हैं 16 नंबर का राइट आंसर हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 1860, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्वावलंब बनना योजना का प्रारंभ कब हुआ? स्वावलंब बनना या स्वावलंब योजना का प्रारंभ जो है वो कब हुआ? तो उसका प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था सर? वो हुआ था 1996 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1996 में प्रारंभ हुआ था। एनजीओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एनजीओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य निम्न में से है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एनजीओ का जो है ना मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना या संविधान की रक्षा करना, ज़रूरतमंद तथा असहाय व्यक्ति समूहों की सहायता करना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको पता है एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एनजीओ का फुल फॉर्म ये होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ गैर सरकारी संगठन इसका नाम होता है हिंदी में। तो इसका एक ही जो काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका उद्देश्य यही होता है मेरे भाई। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है ये कि ज़रूरतमंद तथा असहाय व्यक्ति समूहों की सहायता प्रदान करना। ठीक है ना, इसका ये होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर 19 नंबर। 19 नंबर कहता है दोस्तों कि एनजीओ एक ऐसी संस्था है जो गैर सरकारी या गैर लाभकारी हो और सरकार से स्वतंत्र हो। यह निम्न में से किसका कथन है? या किसका कथन है? विश्व बैंक का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का है? तो भाई यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक का ये है। ठीक है ना, ये कथन किसका सर? विश्व बैंक का हो जाएगा। लिंगानुपात होता है लिंगानुपात होता है 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1,00,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो भाई यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है, यही होता है लिंगानुपात। 21 नंबर होता है कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? भारत में विश्व का कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें उतने के कितने प्रतिशत जनसंख्या सिर्फ आपके भारत में पाई जाती है? तो वो हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा 17%। पूरे विश्व का 17% जो है वो जनसंख्या भारत में पाई जाती है। पूरे विश्व की बात हो रही है दोस्तों, इतनी जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि कब हुई? तो भारत में जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि हुई थी वो हुई थी 1951, जब लोग स्वतंत्र हो गए। ठीक है ना, 1951 से 1981 के बीच में, 1951 से 1981 के बीच में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई थी वहाँ पे, उस टाइम पे। ठीक है ना, क्योंकि सभी लोग आज़ाद हो गए थे। 23 नंबर ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, या दिल्ली में? तो भाई 23 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जनगणना 2011 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली वाला हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है ना, दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात की गई है, क्षेत्रफल के अनुसार भी यहाँ पर माना जाता है। 24 नंबर ग्लोबल प्रॉब्लम्स एंड द कल्चर ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसकी है? गांधी जी की है, रिचर्ड रॉबिन्स की है, कोफी अन्नान की है, या हिटलर की है? तो भाई 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड रॉबिन्स की है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, उत्पीड़न की शिकार महिलाओं हेतु निर्भया केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्भया केंद्र स्थापित किए गए हैं कानूनी मदद हेतु, चिकित्सा हेतु, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा के लिए, या एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी मदद, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा के लिए? तो भाई राइट आंसर 25 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी। तो यहाँ से आपके प्रश्न जो है वो शुरू होते हैं दोस्तों। यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 से लेकर के, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज चैप्टर नंबर 10 तक। ठीक है ना, चैप्टर 7 से 10 तक देखेंगे। और आपको पता है कि अभी पीछे आपको 6 चैप्टर तक बता दिए गया है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि जो आपका सोशल साइंस है, वो उसमें टोटल आपके 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर हैं, और 10 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है ठाकुर पब्लिकेशन से, वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। अभी देखें कुछ क्वेश्चनों को। अब यहाँ से हमारे जो लास्ट के 4 चैप्टर बचते हैं वो यहाँ से देखेंगे। और अब मैं आपको बता दूँ कि इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ठाकुर पब्लिकेशन की जो बुक है वो नहीं होगी, क्योंकि जानी मानी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें जो होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके जो है वो उठाए जाते हैं।
तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 के पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने दिख रहा है कि राष्ट्रगान के रचयिता हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रगान के रचयिता इसमें से कौन से हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, या फिर महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको पता है आंसर, इसका जवाब क्या है सर? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे सर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इसमें से कौन सा हो जाएगा? गुलाब हो जाएगा, लिली हो जाएगा, कमल हो जाएगा, या फिर गेंदा हो जाएगा? तो आपको पता है ना क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों अपने यूपी के। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? आपको अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सभी को पता होगा, उसका उपयोग शादी विवाह में एक दिन होता है, ठीक है ना, उस पेड़ का प्रयोग होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि वर्तमान विश्व की अत्यंत भयावह समस्या है, वर्तमान विश्व की अत्यंत भयावह समस्या कौन सी है? इसमें आपको पता है इस टाइम की सबसे भयानक जो समस्या है वो आतंकवाद है, आतंकवाद होते हैं, ठीक है ना, आतंकवाद। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं 4th नंबर के राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व हैं, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व हैं भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, सांप्रदायिकतावाद या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व जो होते हैं हमारे, वो होते हैं, ये सभी होते हैं। क्षेत्रीयतावाद भी आता है इसी में, भाषावाद भी आता है और सांप्रदायिकतावाद भी आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था सर? किसने किया था दोस्तों? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, इसका जवाब आपको दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो देना है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी? अभी आपको एक 15 अगस्त के दिन एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक सांसद थे, उन्होंने राष्ट्रगान को दोस्तों 26 सेकंड में ख़त्म कर दिया था। उन्होंने राष्ट्रगान को 26, अब ये समझ लीजिए वहाँ पर मतलब क्या है, कैसे पार्टी की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ एक देशद्रोही भी कह सकते हैं जिनको अपना राष्ट्रगान तक नहीं याद है, 26 सेकंड में एक राष्ट्रगान को ख़त्म कर रहे हैं वो। ये कैसे अनपढ़ गंवार जाहिल होते हैं जो सांसद बन के बैठ जाते हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि दोस्तों कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? बिल्कुल कितनी होती है सर? 52 सेकंड होती है उसकी। कितनी सेकंड होती है सर? 52 सेकंड होती है। उन्होंने 26 सेकंड में ख़त्म किया था और उसके बाद मतलब उसके बाद बीच का कुछ खा ही गए थे, भूल गए उसका बीच का खुद, फिर आगे लास्ट में उन्होंने जय है जय है जय है करके काम ख़त्म कर दिया, मतलब 26 सेकंड में काम ख़त्म कर दिया था। मतलब ऐसे जाहिल गंवार पता नहीं कहाँ से बैठे रहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 8 नंबर के राष्ट्रीय गीत की रचना की, राष्ट्रीय गीत की रचना की थी, किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, विवेकानंद ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या भयाम लाल गुप्ता ने। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? भयाम लाल गुप्ता क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला हो जाएगा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित चक्र का रंग है नीला, काला, लाल, सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर सर नीला होता है। क्या होता है सर? नीला होता है चक्र का रंग। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, यह कथन किसने कहा था? कैलाश नाथ शर्मा ने कहा था, काका कालेलकर ने कहा था, या के.एम. पन्नीकर ने कहा था, या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था? तो दोस्तों 10 नंबर का राइट आंसर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं के.एम. पन्नीकर उन्होंने कहा था, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? मतलब छुआछूत जिसे कहते हैं ना, अस्पृश्यता। अनुच्छेद 13, 16 या 17 या 18। तो भाई 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 11 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अगर बात करते हैं 11 नंबर अपने क्वेश्चन की, चूँकि उसका दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर लॉक करेंगे। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 12 कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस उद्देश्य या किस अनुच्छेद में है? 216 में, 219 में, या 218 या 230? तो भाई 12 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 230 नहीं, सॉरी 330, ठीक है ना, 330 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत है। नाम मतलब NAM वाला, NAM नाम का दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ, नाम का दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ
आप लोग को थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है और आप लोग बताइएगा। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा आप लोग। ये एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। नाम का दूसरा आयोजन दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ था चीन में, मिस्र, काहिरा में, जापान में या अमेरिका में। तो भाई 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्र काहिरा में हुआ था इसका सम्मेलन। नाम यानी नाम का फुल फॉर्म देखिए, नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन एलिजेंट मूवमेंट इसका पूरा नाम होता है, ठीक है ना, इसका पूरा नाम होता है। चलिए अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हो जाएगा कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। पंचशील के सिद्धांतों का जो प्रतिपादन है वो कब हुआ है ना? पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन कब हुआ? बिल्कुल, तो यहाँ पर कब हुआ था? 29 अप्रैल 1957, 29 मार्च 1959 या 29 अप्रैल 1954 या 29 जून 1955 को। तो भाई 14 नंबर का राइट आंसर सर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। उत्तरी कोरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर कब आक्रमण किया था? उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर कब आक्रमण किया था? तो कब आक्रमण किया था सर? इसने किया था 1950 में आक्रमण किया था। काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। 1950 में किया था, 1950 में किया था। ऑप्शन नंबर सी। साइप्रस को इंग्लैंड से स्वतंत्रता कब मिली? साइप्रस को इंग्लैंड से स्वतंत्रता कब मिली? 1956 में, 1988 में, 1958 में या 1960 में? 16 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1960 हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 17 नंबर कि पंचशील सिद्धांतों पर समझौता किन देशों के बीच हुआ? किन देशों के बीच पंचशील सिद्धांतों पर समझौता हुआ था? भारत और चीन, भारत और जापान, जापान और चीन या भारत और अमेरिका? बिल्कुल, जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं 17 नंबर का, उन सभी का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत और चीन। पंचशील सिद्धांतों पर समझौता किन देशों के बीच हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। 18 नंबर, आतंकवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से किया गया? आतंकवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से किया गया था, है ना, कहाँ से किया गया? चीन, ब्रुसेल्स, जापान, भारत? बिल्कुल, जितने भी भाई हमारे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रुसेल्स से जो था वो भारत जो आतंकवाद शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किया गया था। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? तो भाई बाघ हो जाएगा, सभी को पता है यार। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा यार? ऐसे ऐसे क्वेश्चन। 20 नंबर का सी हो जाएगा, यहाँ पर मोर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हमारा कहता है कि राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व हैं राजनीतिक दल, भाषावाद, सांप्रदायिकता या राष्ट्रभाषा? जल्दी से बताएंगे आप सभी साथी राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व हैं, राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व कौन से हो जाएंगे? 21 नंबर का। जितने भी साथी हमारे सर ऑप्शन नंबर डी के साइड जा रहे हैं, राष्ट्रभाषा, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रभाषा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा राष्ट्रभाषा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि स्वेज नहर विवाद कब हुआ? स्वेज नहर जो था उसका विवाद कब हुआ था? जुलाई 1956 में, 1960 में, जून 1960 में या अगस्त 1957 में या मई 1954 में? तो भाई स्वेज नहर जो था उसका विवाद जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था जुलाई 1956 में, ठीक है ना। कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा लोक नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य है? नीचे आपको कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों, ठीक है ना, नीचे आपको जवाब इसका देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देना। महोबा का, ब्रज का, पूर्वांचल का या फिर सोनभद्र का? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 24 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन किसकी पहल पर आयोजित हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो किसकी पहल पर आयोजित हुआ? मार्शल टीटो की, सुरेश तेंदुलकर की या पंडित जवाहरलाल नेहरू की या MS स्वामीनाथन की? 24 नंबर का राइट दोस्तों मार्शल टीटो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है यार? क्वेश्चन बहुत बारी आपसे पूछा गया, 10 दिसंबर। काफ़ी बारी आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है, लगभग सभी सब्जेक्ट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
26 नंबर क्वेश्चन है कि पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है, पंचशील सिद्धांत जो है वो आपके उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो उसमें सबसे महत्व आपका शांतिपूर्ण अस्तित्व, सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य, ये आपके पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला हमारा यहाँ से चैप्टर शुरू होता है दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 शुरू होता है यहाँ से। इसके हम लोग बहुविकल्पी, जितने भी हमारे बहुविकल्पी बनेंगे वो सारे के सारे दोस्तों हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 में यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना। चैप्टर नंबर 8 में यहाँ पर हम लोग देखने वाले जितने भी हमारे प्रश्न बनते हैं, जितने भी हमारे 20 से 20 प्रश्न, 22 प्रश्न, 25 प्रश्न, 30 प्रश्न, जितने भी बनेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निर्धनता का तात्पर्य संपत्ति तथा सामग्रियों के अर्थ में अपेक्षाकृत निम्न जीवन स्तर से है। यह परिभाषा दोस्तों किसकी, रेबर एवं रेबर की है, उपरोक्त दोनों के ड्रेवर की है या इनमें से कोई नहीं। रेबर एवं रेबर की है, ड्रेवर की है, दोनों की है या इनमें से कोई नहीं। निर्धनता का तात्पर्य यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा रेबर एवं रेबर। ऑप्शन नंबर ए जितने भी साथी दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर हो जाएगा कि गरीबी अथवा निर्धनता के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, कितने प्रकार देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर गरीबी अथवा निर्धनता के कितने प्रकार देखने को आपको मिलते हैं, उन प्रकारों को आपको बताना है। यहाँ पर प्रकार जो दोस्तों देखने को मिलते हैं वो आपको 2 प्रकार मिलते हैं, 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, जवाब आपको पता है तो बताइएगा, वरना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा कि आपको कौन कौन से प्रकार होते हैं। भारत सरकार ने पहली बार गरीबी रेखा को परिभाषित करने की कोशिश की, कब की थी, 1964 में, 1962 में, 1967 में, 1978। भाई थर्ड नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जितने भी साथी जा रहे हैं 1962। पहली बार गरीबी रेखा को परिभाषित करने की कोशिश की थी 1962 में भारत सरकार ने। अगला प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में निर्धनता रेखा के लिए फार्मूले का गठन किया गया, सचिन तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर या फिर CR दास या कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4th नंबर का, बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर। चूँकि दोस्तों आपको पता है ना कि सुरेश तेंदुलकर, यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको सचिन तेंदुलकर यहाँ पर रख दिया गया, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था ना तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर, तो अगर आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़ थोड़ा सा भी होते हैं यार सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे, तो राइट आंसर आपका हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस फार्मूले का गठन जो किया गया था वो सुरेश तेंदुलकर द्वारा किया गया था। अगला हो जाएगा यहाँ पर 5 नंबर, कि देश में निर्धनता रेखा को निर्धारित करने के लिए दांडेकर रथ फार्मूले का प्रयोग किस सन में किया जा रहा है, किस सन से किया जा रहा है, 78 से, 80 से, 90 से या 71 से। 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, 1971 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है सर, 1971 से। जितने भी साथी दे रहे थे राइट आंसर है उन सभी का। क्वेश्चन नंबर 6 की योजना आयोग के आंकड़ों में वर्ष 2011-12 में निधन व्यक्तियों की कुल संख्या का प्रतिशत है, निधन व्यक्तियों की कुल संख्या का प्रतिशत है 35.2, 37.3, 21.9 या 34.2। तो दोस्तों 6 नंबर का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 21.9%, 21.9%। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की मनरेगा का पूरा नाम है, मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये होता है मनरेगा का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 8, मनरेगा में लोगों को कम से कम कितने दिनों का रोजगार जो है रोजगार वो प्रदान किया जाता है, 100, 200, 150 या 120। तो कम से कम दिनों की बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों, क्या बात की जा रही है, कम से कम दिन जो होते हैं उनमें 100 दिनों का उनको रोजगार जो है वो प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की भारत में युवाओं की आबादी लगभग कितनी प्रतिशत है, भारत में युवाओं की आबादी जो है वो लगभग कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 65% है। क्या हो जाएगा सर, 65% युवाओं की आबादी है। अगला प्रश्न 10 नंबर की जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व की यहाँ पर बात की जा रही है तो 382 जनसंख्या घनत्व है। कितना है सर, 382। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन की परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 1955 से 1967, 1967 या 68 या 66 या 69 या इनमें से कोई नहीं। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 1955, 67, 68, 66, 69। बिल्कुल भाई, जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 1966 से 1967 ये निर्धारित किए गए हैं।
अगला हो जाएगा कि सरकार को जनसंख्या नीति का मसौदा प्राप्त हुआ। सरकार को जनसंख्या नीति का मसौदा प्राप्त हुआ 1999 जून में, मई 1999, मई 1994 या अप्रैल 1994। भाई 12 नंबर का राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मई 1994 हो जाएगा राइट आंसर हमारा। क्योंकि 1994 अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर अप्रैल और मई में आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन मई ही याद रखना, आपको पूरा मंथ जो है वो भी याद करके चलना है, क्योंकि मंथ भी रख देता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 की जनसंख्या नीति 2000 की अध्यक्षता किसने की? जनसंख्या नीति 2000 की अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी? तो वो आपको पता होगा किसने की थी सर, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। 14 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? आपको पता है प्रति 1000 पे किया जाता है, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो, प्रति 1000 पे किया जाता है, प्रति 1000 पुरुषों पे किया जाता है, ठीक है ना। तो वो लिंगानुपात कितना था दोस्तों? वो लिंगानुपात था दोस्तों प्रति 1943 स्त्री और 1000 पर 1000 पुरुष पे कितनी स्त्रियाँ? 943। 2011 की जनगणना की बात हो रही है यहाँ पर। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है? तो देश में जो साक्षर पुरुष हैं, साक्षर पुरुषों की जो संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों? वो थी 82.14%। ऑप्शन नंबर ए, 82.14%। अगला हो जाएगा कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ या प्रारंभ कब हुआ? 1 दिसंबर 1997 को या 1 जनवरी 1997 को या 1 मार्च 1998 को या 1 फरवरी 1990 को? तो भाई जो ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था, ये कब किया गया था? ये 1 दिसंबर 1997 को किया गया था। 1 दिसंबर 1997 को ये किया गया था, इसका प्रारंभ हुआ था। 17 नंबर कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 1 अप्रैल 1999 को हुआ था। 1 अप्रैल 1999 को हुआ था, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1999 को। 18 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना? 18 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत या 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 18 जनवरी 2008 को, 13 मार्च 2008 को, 15 अगस्त 2008 को या 4 मार्च 2008 को? बिल्कुल 19 नंबर का जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं 15 अगस्त 2008 उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का गठन हुआ। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो तो आपको रटा ही होगा, जून 2013 में हुआ था। कब हुआ था सर? जून 2013 में हुआ था। 21 नंबर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की चर्चा सर्वप्रथम किसने की? दुष्परिणामों की चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी? थॉमस ने, बैलेंट ने, माल्थस ने या हासर ने? बिल्कुल 21 नंबर का राइट आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? माल्थस ने हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सर? माल्थस ने की थी। इसकी चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी? माल्थस ने की थी। अगला हमारा चैप्टर नंबर 9, अगला हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है यहाँ से शुरुआत होती है। चैप्टर नंबर 9 की बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा 1948 किस अनुच्छेद में है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में है। यहाँ पर भी आपके 10+ ही क्वेश्चन बनेंगे, 10 से 14 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 से बनते हैं। चूँकि दोस्तों ये चैप्टर छोटा है और हमारे टोटल जो चैप्टर हैं वो 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं सर? 10 चैप्टर हैं टोटल, जिसमें से आपके काफ़ी सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है ना। इससे बाहर तो अब मुझे नहीं लगता कि हाँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका आएगा। अगर आता भी है तो अभी आपके और भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे, 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय हो जाते हैं। 15 नंबर तो आप बहुविकल्पीय से 60 लेकर के चले आओगे आराम से। बाकी आपको क्वेश्चन आपको अतिलघुत्री में मेहनत करना है। अतिलघुत्री का भी एक वीडियो में दूंगा आपको, जो कि पूरा अतिलघुत्री जितना भी अतिलघुत्री है वो लाइव नहीं चलेगा, डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा मैं उसको, ठीक है ना। पूरा अतिलघुत्री है,
जितना भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो उस वीडियो में इंक्लूड है दोस्तों। 1 घंटे प्लस की वीडियो होगी, वो लगभग 1 घंटे 10, 20, 25 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन उसमें पूरे अति लघु उत्तरीय प्रश्न उसमें इंक्लूड किए गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा 1948 किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23, 16 या 25 का ए फर्स्ट में या फिर 17 में? राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 25 का फर्स्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 25 का फर्स्ट में हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने की घोषणा कब की गई? कब की गई थी? 2002 में, 2001 में, 2003 में, 2006 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2001 में इसकी घोषणा जो है वो की गई थी, सन 2001 में। अगला हो जाएगा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम TPDS की कहते हैं, इस शुरू की गई थी। ये TPDS कब शुरू की गई थी दोस्तों? TPDS कब शुरू की गई थी? 1992 में, 1997 में, 1993 में या 2000 में? जल्दी से बताइए आप सभी साथी। बिल्कुल 4th नंबर के जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं 1997, ऑप्शन नंबर बी, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 नंबर की, भारत में विधिवत रूप से PDS कब लागू किया गया था? PDS कब लागू किया गया था? जल्दी से बताना है आप सभी साथी को। PDS कब लागू किया गया था? बिल्कुल कब किया गया था? 1993 में, 1950 में, 2000 में या 1992 में? PDS मतलब क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके जल्दी से बताइए भाई। PDS, ठीक है ना, ऐसे लिखा नहीं होता यार, रुको एक मिनट। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS का पूरा नाम है। तो ये जो PDS है ये कब लागू किया गया? यहाँ पर कब लागू किया गया इसकी बात यहाँ पर हो रही है ना, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो क्या कब लागू किया गया था दोस्तों? ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1950 में। कब लागू किया गया था सर? 1950 में लागू किया गया था। अगला 6 नंबर, भारतीय खाद्य निगम का गठन कब हुआ? भारतीय खाद्य निगम का गठन कब हुआ था? ठीक है ना, कब हुआ? 14 जनवरी 1965 को, 12 जनवरी 1990 को, 15 मार्च 1978 को या 13 मार्च 1987 को? 6 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 14 जनवरी 1965 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की मध्याह्न भोजन योजना देश में कब आरंभ की गई? मध्याह्न भोजन योजना देश में कब आरंभ की गई? 15 अगस्त 1995 को, 17 जनवरी 1995 को, 16 अगस्त 1996 को या 20 मार्च 1990 को? 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 अगस्त 1995 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न 8 नंबर हो जाएगा कि मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सभी बच्चों के लिए कर दिया गया है। 9-10 कब किया गया? 2009-10, 11-12, 8-9 या 1-2? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2008 और 9 में। अगला हो जाएगा यहाँ पर 9 नंबर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, सबसे आसान क्वेश्चन है। अभी कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वैश्वीकरण किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है? वैश्वीकरण जो है वो किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है? क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, किसका कथन है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। अगर कहीं क्रिया हो रही है तो प्रतिक्रिया भी होगी, या प्रतिक्रिया हो रही है तो क्रिया भी होगी। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया, इनको कभी अलग नहीं किया जा सकता है। न्यूटन ने कहा था, भास्कर ने कहा था, मिल्टन ने कहा था या कोई नहीं? सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर राइट आंसर यहाँ पर न्यूटन ने कहा था। किसने कहा था सर? न्यूटन ने कहा था कि प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत क्रिया भी होती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि वैश्विक गाँव शब्द के जनक हैं। वैश्विक गांव शब्द के जनक कौन हो जाएंगे? 11 नंबर, तो मार्शल मकलुहान हो जाएंगे। मार्शल मकलुहान जो हैं ये हैं इसके जनक। अगला हो जाएगा भारत में भूमंडलीयकरण का आरंभ माना जा सकता है 1999 में, 2001 में, 1991 में या फिर 2010 में? तो 12 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका 1991 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 1991 हो जाएगा। 12 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर की भूमंडलीकरण सूचकांक मापन मानक है। भूमंडलीकरण सूचकांक मापन मानक है। क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा, राजनैतिक हो जाएगा या सभी हो जाएगा। 13 नंबर का राइट आंसर दोस्तों सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मापन में आपका आर्थिक भी आ जाता है, सामाजिक भी आ जाता है, राजनीतिक भी आ जाता है। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी को लॉक करेंगे हम लोग। किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया 14 नंबर कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सामाजिक आर्थिक भूमंडलीय से उत्पन्न अधिकारों की गारंटी प्रदान करते हैं? IMF, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ या सभी? तो गारंटी जो प्रदान करते हैं वो कौन प्रदान करते हैं? ये सभी प्रदान करते हैं, चूँकि रहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या IMF हो, विश्व बैंक हो, सभी गारंटी जो भूमंडलीय से उत्पन्न अधिकारों की गारंटी होती है वो सभी प्रदान करती हैं। अगला और आज का लास्ट चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर नंबर 10 अगर आ ही गया तो बात कर लेते कि चैप्टर 10 नंबर 10 कौन है। तो आंकड़ों का प्रदर्शन एवं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, ये आपका चैप्टर नंबर 10 आ जाता है। इसमें आपके मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ की भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन इस चैप्टर के भी हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। पहला प्रश्न क्या कहता है, जैसा कि आपके सामने है कि मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र। इस क्वेश्चन को तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पढ़े हो आप लोगों ने इसको पहले से पढ़ रखा है। सेकंड नंबर के सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? फर्गुसन का है, बॉन्डिंगटन का है या बेस्ट का है या डॉक्टर बाउले का है? सेकंड नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर बाउले हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्राप्त आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने की गतिविधियां हैं। प्राप्त आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने की विधियां हैं सारणीबद्ध प्रदर्शन, चित्रमय प्रदर्शन और आरेखीय प्रदर्शन, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सर 3 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों, यानी सारणीबद्ध प्रदर्शन, चित्रमय प्रदर्शन और आरेखीय प्रदर्शन दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बहुलक की उत्पत्ति लॉ मोड से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? यह किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं फ्रेंच भाषा, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। अगला हमारा हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन कि आंकड़ों को सीधी रेखा द्वारा श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, मानचित्र रेखा में, वित्तीय रेखा में, रेखा चित्र में या आयत चित्र में? 5 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखा चित्र हो जाएगा। आंकड़ों को सीधी रेखा द्वारा श्रृंखला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो रेखा चित्र, सीधी रेखा में रेखा चित्र। यार क्वेश्चन से आपका आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार हैं। सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार हैं, जी बिल्कुल। कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे आपके? मध्यांक, समांतर माध्य और बहुलक, तीनों हो जाएंगे। सर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर की एक स्थिति माध्य, एक स्थिति माध्य होता है, समांतर माध्य होता है, मध्यांक होता है, बहुलक होता है, कोई नहीं। तो सर क्या होता है यहाँ पर? एक स्थिति माध्य यानी मध्यांक होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 के सांख्यिकी आंकड़ों को अभिव्यक्त करने के प्रकार हैं, रेखा चित्र, बहुगुणी स्तंभ चित्र, सरल स्तंभ चित्र या ये सभी? 8 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ये सभी हो जाएगा, जो कि रेखा चित्र, बहुगुणी स्तंभ चित्र और सरल स्तंभ चित्र ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की आवृत्ति ग्राफ पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। आवृत्ति ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, उस पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, मध्यांक को, बहुलक को, समांतर माध्य को, कोई नहीं। तो भाई 9 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, समांतर माध्य को जो है वो प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 10 नंबर। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि स्थिति संबंधी माध्य को कहा जाता है। स्थिति संबंधी माध्य को कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है, मध्यांक कहा जाता है, दोनों कहा जाता है या कोई नहीं? तो स्थिति संबंधी माध्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है बहुलक। क्या कहा जाता है सर? बहुलक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर की किसी आवृत्ति की गणना करते समय सबसे पहले अव्यवस्थित आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता हो, मध्यांक, बहुलांक, मध्यमान या वृत्तचित्र? क्या कहते हैं? वृत्तचित्र। क्या कहते हैं दोस्तों? 11 नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा उसको मध्यांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर की एक ही साथ अनेक सूचनाएं जो एक ही समूह से संबंधित हो को प्रदर्शित करने के लिए किस स्तंभ का प्रयोग किया जाता है?
किस स्तंभ का प्रयोग किया जाता है? सरल चित्र का, बहुगुणी स्तंभ का, रेखा चित्र का या ग्राफ चित्र का? 12 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा? बहुगुणी स्तंभ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुगुणी स्तंभ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि अंकगणित औसत अर्थमेटिक एवरेज किसे कहते हैं? मध्यांक या मध्यमान, बहुलक या वृत्त चित्र? या वृत्त चित्र। बिल्कुल, जितने भी साथी हमारे भाई राइट आंसर दे रहे हैं 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी मध्यमान, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र का जवाब आपको देना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा वो आपको लिख देना है। 15 नंबर की सरल स्तंभ चित्र में आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? खड़े स्तंभ, पड़े स्तंभ, बहुगुणी स्तंभ या उपरोक्त सभी? 15 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 15 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खड़े स्तंभ, ठीक है ना, खड़े स्तंभ। देखिए दोस्तों, ये थी आज की आपकी वीडियो, जो कि मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा जितना भी ठाकुर पब्लिकेशन से रिलेटेड है, आपकी जितना भी ठाकुर पब्लिकेशन से रिलेटेड आपके बहुविकल्पी मैराथन क्लास थी, पूरा सामाजिक विज्ञान का मैराथन क्लास यहाँ पर सभी हम लोगों ने ठाकुर पब्लिकेशन से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी थे हमने देख लिए हैं। और अगर आप लोग कहें तो एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर के मैं आऊँगा जिसमें आपके गणित के सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे ठाकुर पब्लिकेशन के, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से इस बुक से उठाए जाते हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग बताइएगा कि आप वो बहुविकल्पी पूरी मैराथन बहुविकल्पी जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे ठाकुर पब्लिकेशन के मैथ के, सभी मैं उस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि हाँ वो PDF और वीडियो मिले, तो ज़रूर मिलेगी, आप सभी को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।